हाय दोस्तों, माय नेम इज़ आमिर और आज फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज और जादू के बारे में, उसके टाइप्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो चार्ज और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भगाया था। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था। उस इलेक्ट्रिक करंट फिर वहाँ पे क्रिएट हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? ओम्स साहब ने कैसे रेजिस्टेंस को फिर इंट्रोड्यूस किया? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? क्या करंट पे करता है या किसी और चीज़ पे करता है? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का एजेंडा क्या है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है ओम्स लॉ को और कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में इनके लॉ के हिसाब से चीज़ें बहुत इजीली डील कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग-अलग नाम सेम चीज़ तो नहीं होता। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टिविटी को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाई वी आर सेइंग दैट? जब ऑलरेडी मेरे पास रेजिस्टेंस है तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी से कितना डिफरेंस में है रेजिस्टेंस? इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है वो? लाइक क्या लेंथ पे करता है? लाइक दिस इन चीज़ों पे बात करेंगे और कोलिजन की वजह से कैसे फ्लो ऑफ चार्ज इम्पैक्ट हुआ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ओम्स लॉ। ठीक है, क्या होता है ओम्स लॉ? और ओम साहब ने बहुत ही सीधे सीधे लैंग्वेज में अप टू क्लास 10th उन्होंने बहुत क्लियरली रखा कि जो सर्किट होता है इसमें जो करंट का फ्लो होगा, लेट्स अज्यूम आई करंट फ्लो होगा क्योंकि हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जहां पे रखा गया उसका टेम्परेचर आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है? और ना उसका लेंथ बढ़ाते हो, किसी तरह का चेंज नहीं करते हो फिजिकल वाइज भी, तो उन्होंने कहा कि जो करंट पास होगा इस सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अप टू 10th क्लास हमें इसके पीछे का डेरिवेशन पे नहीं जाना, पर इन कंक्लूजन यही है कि करंट जो होता है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर उन्होंने बोला कि इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे उन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करके इंट्रोड्यूस किया अ न्यू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब आगे आने वाला पूरा चैप्टर लगभग इस कांस्टेंट के अराउंड घूमेगा। इसी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज में कैसे अरेंज है, पैरेलल में कैसे अरेंज है, इसने कैसे कोलिजन के थ्रू, जब ये कोलिजन का ही डिस्टर्बेंस का नाम ही रेजिस्टेंस है, कैसे वहां से हीट डेवलप हुआ, तो पूरा पूरा इस कांस्टेंट के अराउंड चैप्टर घूमेगा। तो ओम साहब ने अब ये रिलेशन दे दिया कि भाई आर जो है तुम्हारा वो वी बाई आई है, राइट? और इस आर को क्या बोला जा रहा है? रेजिस्टेंस बोला जा रहा है। नाउ हियर इज अ पॉइंट कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है या दोनों पे करता है या दोनों पे नहीं करता, राइट? तो हमारे पास जो रिलेशन अभी अभी आया है ओम्स लॉ के थ्रू वो आया है V बाय आई दैट इज इक्वल टू आर। दोस्तों उन्होंने क्या कहा? दैट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, राइट? अब देखने में लगता है करंट को पहले कैसे बढ़ा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाद में कैसे बढ़ेगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया दैट ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ऐसा समझना ज्यादा आसान है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि बढ़ेगा तो दोनों एक साथ या घटेगा दोनों एक साथ। तो जब दोनों सेम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने वाला है तो उसका जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होएगा। समझ में आया? मेरे पास 10 है, तेरे पास 10 है, 10 बाई 10 1, तेरे पास 20 है, मेरे पास 20 है, 20 बाई 20 1। रेशियो में कोई चेंज नहीं आया।
तो फाइनली हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। तो आप करंट बढ़ाइए, वोल्टेज बढ़ाइए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैन, पर रेजिस्टेंस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या। अभी तो एक कांस्टेंट की टर्म की तरह हमें इंट्रोड्यूस किया गया, जो ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता, पर वो होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे अब डिफाइन करता हूँ रेजिस्टेंस को। देखो होता क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम सर्किट में वोल्टेज देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल बात किया, किसके फॉर्म में क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में क्रिएट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के फॉर्म में क्रिएट होगा तो वो कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन पीछे भागना चाह रहा है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज डोंट गेट डी अटैच। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो पीछे भागना चाहा, वो पीछे भागता और भागता भागता वायर के साथ भागता रहता। पर मेरे दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे एक एटम पड़ा हो सकता है उसका लाइक कोई और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा हो, अब वो उससे टकराएगा, टकराने के बाद ये हो सकता है वापस मुड़ जाए, यहाँ पे कोई और आ रहा है उससे टकराएंगे इधर चला जाए। मतलब क्या, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर खाली जगह होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा भाग जाता, ये सुनो, पर खाली जगह है ही नहीं। जब खाली जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कंडक्टर में वायर में जब बैटरी नहीं भी कनेक्ट करते तब भी उसका थर्मल वेलोसिटी तो होता ही है ना, इधर उधर तो रैंडम मूवी कर रहा होता। पर जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और उस इधर जाने वाला होता है वो, तो वो इधर जाने वाला और इस पे फोर्स इधर लगा तो इधर मुड़ेगा तो यहाँ कहीं टकरा जाएगा यार। टकराने की वजह से फिर वो कहीं और चला जाएगा, फिर टकराया कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, जबकि वो पूरी तरह से इधर जाना चाहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा नहीं पा रहा है क्योंकि वहां और सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो एटम्स है, वो जहां पे वो पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो कोलिजन की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी डिस्टर्बेंस को रेजिस्टेंस नाम दिया गया। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में होली हो रही है। देयर आर सो मेनी पीपल प्लेइंग होली, होली फेस्टिवल जिसमें रंग लगाते हैं। आप सोचो आप इस कॉर्नर पे हो, कॉर्नर इसका नाम दे देते, कॉर्नर ए, दिस इज कॉर्नर बी, दिस इज कॉर्नर सी एंड कॉर्नर डी, एंड देयर आर सो मेनी पीपल आर प्लेइंग होली। बहुत सारे आपस में खेल रहे। अब आप इस जगह पे अंदर, ये ग्राउंड की तरह है, आप ग्राउंड के अंदर हो। अब अचानक आपको फोन आता है आपके दोस्त का कि भाई मैं इस साइड हूं, तू आ जाएगा क्या। तो आप बोलेगा आ जाएंगे भाई, साथ में ही खेलेंगे। तो आप निकले कि भाई मैं कॉर्नर सी पे हूँ, आप कॉर्नर ए पे हो, जल्दी से आ जाओ। बोला आता हूँ। आप निकले, बूम, क्या पहुंच सकते हैं, नहीं। हाँ, पहुंच सकते थे अगर खाली ग्राउंड होता तो। भाई यहाँ तो कई कई सारे लोग होली खेल रहे हैं यार। जैसे आप बढ़ोगे कोई और लगा देगा रंग, आप सोचोगे इधर से निकल जाए, यहाँ कोई और लगा देगा, फिर सोचोगे इधर भागे। तो ऐसे रैंडम करते हुए आप किसी तरह यहाँ पहुंचोगे। हाँ, पहुंच जाओगे क्योंकि आपको जाना है, पर आप सीधा तो नहीं पहुंच पाए ना। तो सीधा क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि डिस्टर्बेंस था। उसी डिस्टर्बेंस को तो हम रेजिस्टेंस बुला रहे भाई। यही तो है डिस्टरबेंस, जिसका नाम यहां पे दिया गया है रेजिस्टेंस। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली इधर उधर थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसे घूम रहा था, जब हमने बैटरी भी कनेक्ट नहीं किया था, ऐसा थोड़ी कि रेस्ट पे बैठा हुआ था, नहीं, अपने ऐसे ऐसे घूम रहा था। अचानक बैटरी लगाया, सब बोला भागो। अब जो इधर जा रहा था वो भी बोला भागो, जो इधर जा रहा था वो भी बोला भागो, जो इधर बोल रहा था वो भी, सब बोला इधर ही भागो। आपस में टकराए, टकराए तो कोलिजन हुआ।
आई मीन टकराना ही कोलिजन है, आपस में कोलिजन किया तो कोई इधर 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 भागा, पर सबको इधर जाना तो वापस से ट्राई किया, तो किसी तरह सब आगे बढ़ रहे, पर आफ्टर सो मेनी कोलिजन्स, और उसी कोलिजन्स को हम क्या नाम बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस हुआ डिस्टर्बेंस इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू कोलिजन, राइट? आई होप कि आपको समझ आया क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो ओम होता है। एसआई यूनिट ओम होता है, और ओम को सिंबॉलिकली ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कहने को बोल सकते हैं स्पीड ब्रेकर की तरह होता है, जिसका काम होता है फ्लो को तोड़ना। ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन है नहीं, स्केलर क्वांटिटी। अब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसके लिए सोचना ही नहीं, डायरेक्शन है तो सोचेंगे स्केलर की वेक्टर है, पर अगर डायरेक्शन है ही नहीं तो स्केलर है, राइट? तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में सोचा, ये हो समझा होता क्या है, स्केलर है और उसका एसआई यूनिट होता। अब हम पढ़ेंगे भाई ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है। तो हमारा नया टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। वंस विल अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंसी तो अपने को मालूम है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता और करंट पे भी डिपेंड नहीं करता। अब हमें ये पता करना है कि डिपेंड किस पे करता है। तो वी आर राइटिंग हियर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो मैं आपको क्या बोला कि रेजिस्टेंस जो होता है उस डिस्टर्बेंस को बुला रहे हैं हम, रेजिस्टेंस कोई और चीज को तो बुला नहीं रहे, उस कोलिजन को बुला रहे हैं। अब सोचो एक हाईवे है, चंडीगढ़, राइट नाउ आई मीन चंडीगढ़, तो हम टेकिंग हियर चंडीगढ़ टू लेट्स अज्यूम हैदराबाद। चंडीगढ़ से हैदराबाद एक हाईवे है जिसकी थिकनेस फिक्स कर देते हैं कि भाई ये जो है वो 20 मीटर चौड़ा है, हालांकि कम लिया मैंने, 30 कर देता, चलो 30 मीटर चौड़ा फिक्स कर दिया कि हाईवे 30 मीटर चौड़ा है और फ्रॉम चंडीगढ़ टू हैदराबाद। नाउ आई एम टेकिंग अनदर हाईवे सेम 30 मीटर, पर ये चंडीगढ़ से दिल्ली है। अब आपको मालूम है चंडीगढ़ से दिल्ली बहुत पास है, लाइक तीन चार घंटे में पहुंच सकते हैं। हैदराबाद बाय कार आप 3-4 घंटे में नहीं पहुंच सकते। अब सोचो दोनों का थिकनेस मैंने सेम लिया है कि सेम रास्ता चौड़ाई सेम है। अब क्या होगा जब वो चंडीगढ़ से निकलेगा, ट्रैफिक आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, कुछ और वजह से रुकना होगा, तो जितना दूर जाएगा उतना डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा। सेम थिकनेस, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना 3 से 4 घंटे का रास्ता है, जितना भी सिग्नल आए, जितना भी ट्रैफिक आए, कंपेयर टू दिस ह्यूज लेंथ कमी आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब ये बात क्लियर है कि जितना ज्यादा दूर होगा, अब यहाँ पे हम सेम टाइप का लेंथ लेने का मतलब, सेम टाइप का थिकनेस लेने का मेरा यही मतलब है कि जितनी गाड़ियां यहाँ से एक साथ गुजर रही है वहां से उतनी ही गुजर रही है, बस ये ज्यादा दूर के लिए जा रही है, कम दूर के लिए जा रही है। आप ऐसा मत बोलो कि एक ही गाड़ी को यहाँ भगा रहे और यहाँ पे 20 गाड़ी को पहले कंडीशन भगा रहे, दूसरी कंडीशन में यहाँ एक ही भगा रहे, यहाँ 50 को भगा रहे, वो सिचुएशन मैंने लिया ही नहीं भाई। जितना यहाँ जा रहा है इतना ही यहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने थिकनेस फिक्स किया, इसका यही मतलब है, मतलब वाइड जितना रखा दोनों हाईवे को सेम रखा, तो सेम गाड़ियां उतारी है मैंने, पर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में उतारी है। तो ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा डिस्टरबेंस मिलेगा। सेम गोज विथ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर मैं एक वायर लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, दूसरा वायर लेता हूं सेम मटेरियल का वायर, सेम मटेरियल का, मटेरियल भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है पर लेंथ में 5L ले लेता हूं,
5L 5 टाइम्स लंबा है। तो इसमें से क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें से ये होने वाला है कि जब मैं सेम नेचर का मटेरियल लेने वाला हूँ, तो कोलिजन जो होएगा वो एक ही तरह का होने वाला है। अब जब कोलिजन एक ही तरह का होगा, तो यहाँ तक तो कोलिजन सेम रहा। जितना यहाँ, जितना यहाँ, जितना यहाँ, जितना यहाँ, जितना यहाँ, ये खत्म हो गया। पर कोलिजन चालू, डिस्टर्बेंस चालू। तो हम बोले भाई जितना दूर जाएगा उतना टकराता रहेगा, जितना टकराता रहेगा उतना रेजिस्टेंस हम बोलेंगे बढ़ता गया। तो एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, कि अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो वायर का, सेम वायर ले रहे हैं हम, कंडीशन भी चेंज नहीं कर रहे, इसका टेम्परेचर भी सेम रख रहे, ऐसा नहीं टेम्परेचर वेरिएशन रख रहे, ना हम नेचर वेरिएशन रख रहे, ना हम क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेरिएशन रख रहे, हम सिर्फ वेरिएशन रख रहे हैं लेंथ का। तो बोले भाई जितना ज्यादा लेंथ होएगा उतना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, तो लंबी वायर लंबा मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, कंडीशन मैंने बताया हुआ कि बाकी चीजें सेम रख रहे, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, क्या सिर्फ वायर के लेंथ पे डिपेंड करता? नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि मान लो वो जो सारे वो जो सारे लोग एक ग्राउंड में होली खेल रहे थे, उसमें दीवार था और यहाँ पे एक एंट्रेंस था। इस एंट्रेंस से आया, एंट्रेंस लॉक हो चुकी है, अब सारे लोग होली खेल रहे हैं, दीवार थोड़ी ऊंची है, ऊंची दीवार है, अब सारे होली खेल रहे, बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए यही रास्ता है। यही रास्ता है। अब सोचो, इन बिटवीन जब ये चल रहा था, होली सब जब खेल रहे थे, 10 लोग बाहर गए थे कि भाई चलो अपन थोड़ा सा सुकून लेते, अंदर तो बहुत तबाही मचा हुआ है। और जब इधर अनाउंस हुआ कि नाउ इट्स ओवर, यू मे गो होम, ये 10 लोग तब आ रहे थे, अनाउंसमेंट जब आ रहे थे तब पता चला यहाँ तक आ चुके थे। अब क्या है, सारे लोग बाहर जाना चाह रहे और ये 10 लोग अंदर आना चाह रहे। तो जब सारे लोग बाहर आ रहे एक साथ और मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ भाई, कि भाई मेरे को आने दो, मेरा सामान भी तो है, मुझे भी जाना तो है, पर सामान अंदर पड़ा ना भाई, वो तो लेके जाऊंगा ना। तो मेरे को अंदर जाने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि जगह इतनी है, लोग बाहर भी आ रहे हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा, व्हाट इफ यहां से यहां पूरा दरवाजा भी बना दिया जाए, पूरा दीवार एक साथ खोल दो भाई। अगर पूरा दीवार एक साथ खोल देंगे, अब उतना ही लोग बाहर आ रहे हैं और वो 10 लोग अंदर आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कंपेयर टू कम डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको आने में? यस, होगा कम। वैसे ही जब कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भागता है और मेरे पास दो डिफरेंट थिकनेस का कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, सेम लेंथ का, एक ऐसा और एक सेम लेंथ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान लेते हैं 5A, ये A है, सेम नेचर, इसका और इसका सेम नेचर है। अब मैंने दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और बोला इलेक्ट्रॉन को भागो। अब यहाँ पे क्योंकि पतली सी है, इसको भागने में कंपेयर टू डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा आसानी होगा। हम टेम्परेचर भी दोनों का सेम रख रहे हैं, तो हम बोले भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू इजिली भाग सकता है सेम लेंथ और सेम टेम्परेचर और सेम नेचर वाले में कंपेयर करें तो सेकंड पॉइंट यहां से ये पता चला, पहला था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा पता कि भाई अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपेयर टू कम हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। तो क्या बस इसी दो चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? नहीं, और भी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? समझना दोस्तों कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आपने सुना होगा
कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँ, बढ़ाता जाऊँ, बढ़ाता जाऊँ, तो वो उसका जो ऑसिलेट करने का, वाइब्रेट करने का कैपेसिटी वो बढ़ता जाएगा। एम्पलीट थोड़े बड़े-बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करते। ये मान लो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे-ऐसे करके यहाँ आ रहा था। मान लो ये इतना वाइब्रेशन के साथ यहाँ पहुँचा। कि ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा और वहाँ तक पहुँचा। तो उन इस समझना यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिविटी है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो इसके दरमियान में जितने इलेक्ट्रॉन आया होगा, उसी से कोलाइड किया होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है या यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आया, तो उससे कोलाइड नहीं किया। पर अगर मैं टेम्परेचर इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो जब मैं टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, तो होगा क्या? इसका वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं टकराता था, ये पहले यहीं तक वाइब्रेशन था तो इतना ही से टकराया, अब इसका वाइब्रेशन का रेंज बढ़ गया, तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन होगा, उससे भी कोलिजन करता हुआ आगे बढ़ा होगा वो। हमने लेंथ सेम रखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखा, बस टेम्परेचर ये T1 किया, ये T2 किया और T2 ग्रेटर देन T1 कर दिया। तो अब डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया क्योंकि वो दूर वाले इलेक्ट्रॉन से भी टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर मैं और बढ़ा दूँ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम बॉडी रख रहे हैं हम, मतलब कंडक्टर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, T3 ग्रेटर देन T2 कर देते हैं, तो अब इसका जो वाइब्रेशन का रेंज है, वो और बढ़ता जाएगा। और अगर और बढ़ता गया तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन, इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसका डिस्टरबेंस बढ़ता जाएगा। तो हम बोले भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो तो बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इसमें हमें क्या रिलेशन पे ये डिपेंड करेगा, उसके बारे में बात नहीं करना अप टू क्लास 10, सो उसको वहीं रहने देते हैं। पर हमारा ये है कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे कंडक्टर का, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ आई। अब बात ये है कि क्या हम इसको कंबाइन करके एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और सेकंड है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को तोड़ेंगे तो विल गेट सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है दोस्तों रेजिस्टिविटी, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का एक और नाम है जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है यार? मतलब अलग इंट्रोडक्शन क्यों हुआ इसका, है ना? कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस चल रहा था, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों? RHO, रो प्रोनाउंस करते हैं। रो होता है रेजिस्टिविटी, जिसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया वो तो ये आ गया, पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट का जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल इधर जाएगा तो ओम मीटर हो गया। तो रो का जो यूनिट है वो है ओम मीटर, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है समझना। आई थिंक मेरे पास टाइम क्राइसिस है, मेरा क्लास है। ओके, तो ओके लेट्स कंटिन्यू, समझते हैं बस इतना, ये लास्ट टॉपिक है, समझेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है समझना। मान लो कोई कोई कंडक्टर है, चाहे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, उसका एक फिक्स
रेजिस्टेंस होगा जिसको रेजिस्टिविटी बुला रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? इसका बस इतना सा मतलब है दोस्तों कि अगर अ, थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, पूरा ध्यान इधर रखना पड़ेगा भाई, तभी आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा। मैं बोल दूं आपको आ जाए, ऐसा तो नहीं है। कंसंट्रेशन चाहिए अपने को पूरा, और आई होप आप वो दोगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, आर का जो फॉर्मूला है वो होता है रो एल बाय ए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई एक काम करो, लेंथ एसआई सिस्टम में 1 मीटर ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो। मतलब एक वायर लेते हैं, लेट्स अज्यूम एल्यूमिनियम का वायर लिया जिसका लेंथ 1 मीटर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया। इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो R इज इक्वल टू आया रो इंटू 1/1, यूनिट रहने दे रहे अभी, तो R इज इक्वल टू रो आया। क्या बात, क्या मतलब इस बात का भाई, क्या मतलब है? मतलब R इज इक्वल टू रो, तो क्या हुआ समझो। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान देना, मान लो दो बंदा जॉब कर रहा है, दोनों के पास गवर्नमेंट जॉब है, मान लो दोनों के पास सरकार ने गाड़ी दिया, घर दिया, ड्राइवर दिया, और अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो कुल मिला के जोड़ रहे हैं, सब खर्चा जोड़ रहे हैं, तो कुछ पैसे आ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि गाड़ी हटा दो, ड्राइवर हटा दो, घर हटा दो, अब जो उनको मिल रहा है वो उनका बेसिक सैलरी है। ओके, मतलब अगर सब हटा दिया जाए तब भी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना तो पे करना पड़ेगा। मेरे को गाड़ी नहीं देना भाई, लिख दिया वी कैन नॉट प्रोवाइड कार, वी कैन नॉट प्रोवाइड ड्राइवर्स, हाउसेस। नाउ द थिंग इज कि एटलीस्ट पेमेंट तो देनी पड़ेगी, सैलरी। तो गवर्नमेंट का जो डिस्टरबेंस है इस एम्प्लॉय को पे करने के लिए वो इतना है। मतलब अगर मैं 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर को, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसमें अगर एक बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन को भागने देता हूं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, 1 मीटर जाने में उसको डिस्टरबेंस तो कुछ ना कुछ होगा ना भाई। उस डिस्टरबेंस को आप नोट डाउन करके रखो। रख लिया। अब उस हम क्यों बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों का जब मैं 1 मीटर लेंथ लूंगा, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया में भगाऊंगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, ड्यू टू मटेरियल, जो चीज जिस चीज से वो बना है। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर वाले लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो डिस्टरबेंस आया, उस बॉडी का, उस मटेरियल का इनबिल्ट डिस्टरबेंस उतना है, उतना तो एटलीस्ट फेस करना पड़ेगा, चाहे भगाओ या ना भगाओ। गॉट इट? घर दो या ना दो, सैलरी जो देनी पड़ेगी, मतलब वो डिस्टरबेंस फेस करना पड़ रहा है। तभी हम बोलते भाई एल्यूमिनियम को लगाओ। टॉप अब कंडक्टर का बात करते तो सिल्वर आता, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि महंगा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब मैं 1 मीटर लेंथ का एल्यूमिनियम लेता हूं और सिल्वर लेता हूं, दोनों का टेम्परेचर सेम रखता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम देता हूं, करंट सेम फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। उसके इलेक्ट्रॉन को खुलने में जो वक्त लग रहा है या खुलने का जो परमिशन मिल रहा है वो अलग अलग है। तो वो परमिशन को हम लोग रेजिस्टिविटी बुलाते हैं, और जब वो भागेगा तो टकराएगा, टकराने को रेजिस्टेंस बुलाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि मेरे घर से मुझे निकलने की परमिशन मिलेगी, दैट इज रेजिस्टिविटी। तभी हम बोलते हैं इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा है कि उसको परमिशन ही नहीं मिला, तभी तो वो निकल नहीं पाया, तभी तो वो भाग ही नहीं पाया। कंडक्टर
सिल्वर का रेजिस्टिविटी बहुत कम है, उसको जैसे बोला भाई ले पोटेंशियल डिफरेंस भागो। Got it? So resistivity is kind of permission getting the electrons from their conductor to run. Once the electrons will run, then they will collide and that collision is called resistance. तो हर कंडक्टर का इनबिल्ट एक रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। आई होप मैंने आपको समझा पाया होगा कि क्या होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको समझा पाया, राइट? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर जब स्कोर की बात करें तो सच अ बिग 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 एग्ज़ाम, मैं पिछले 5 साल से एसोसिएटेड विद दिस, मैं 5 साल से स्कोर एग्ज़ाम को देख रहा हूँ और जितने बच्चे स्कोर में अच्छा रैंक अभी तक लाए, उन्होंने जेईई एडवांस, मेंस, नीट डेफ़िनेटली वो बड़ा किए इवन इन ओलंपियाड, राइट? तो स्कॉलरशिप है 2 आप देख सकते हो। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, इट्स नॉट सो कॉस्टली। अगर आप स्कूल के लिए देख रहे हो तो वो 2 फेज़ में हो रहा है, 4th अक्टूबर एंड 1st नवंबर। इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक कोचिंग क्लासेस एकेडमिक, दैट इज हैपनिंग ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। सो दोस्तों ये आपका वेबसाइट है, गो रजिस्टर नाउ एंड गुड लक, स्कोर का एग्जाम दीजिए। आपको एग्जाम देने के बाद एडमिशन लेना नहीं लेना दैट सेकेंडरी, पर आप एग्जाम दो, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन बिफोर आईआईटी कितना है एंड वंस यू विल फाइंड अ गुड रैंक, आपकी लाइफ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय।